आज भी पापा मेरी बहन को लेकर कहीं जा रहे थे। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन पापा ने कहा कि हम जल्दी आ जाएंगे, तुम चुपचाप घर बैठो। लेकिन मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे पापा मेरी छोटी बहन को किसी गलत जगह पर ले जाते हैं। यही वजह थी कि उसके पास इतना पैसा होता था, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। इसलिए आज जैसे ही वो घर से बाहर निकले, मैंने उन दोनों का पीछा किया और फिर उनके पीछे जाते हुए जब मैं एक झोंपड़ी में पहुंची, तो वहां के अंदर का हाल देखकर मैं हैरान रह गई। मेरा नाम आशी है। मैं अपने सौतेले बाप, बीमार माँ और छोटी बहन के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहती थी। मेरे पापा और मम्मी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। छोटी छोटी बात पर भी वे दोनों अक्सर लड़ते रहते थे। जब मैं पैदा हुई तब सबको ये उम्मीद थी कि शायद बच्चा हो जाने के बाद अब उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे हालत में सुधार नहीं आया। पापा और मम्मी का झगड़ा और भी बढ़ गया था। दरअसल पापा नशा करते थे और इस नशे में डूबकर मम्मी को मारते पीटते थे, और इस वजह से मम्मी पहले पहले तो बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन फिर जब पापा का भी रोज का हो गया तो मम्मी के लिए भी अब ये मामूली सी बात हो गई थी, और अब मम्मी भी पापा के साथ झगड़ा करने लगी। नतीजा ये निकला कि उन दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। इसी दौरान मेरी छोटी बहन भी पैदा हो गई। मैं तब 3 साल की थी। मम्मी पापा के झगड़ों को डर डर कर देखती थी, लेकिन मेरे बस में नहीं था कि मैं उनके झगड़ों को खत्म करवा सकती। उन दोनों को तो अपने मासूम बच्चों की भी परवाह नहीं थी। ना पापा अपनी जिद से बाज आते और ना ही मम्मी उनके साथ झगड़ा करने से बाज आती। नतीजा ये निकला कि एक दिन पापा ने मम्मी को तलाक दे दी, और मम्मी तो ऐसी थी जैसे वो इस दिन के लिए ही बैठी थी। उन्होंने भी अपना सामान उठाया और अपनी माँ के घर चली गई। हम दोनों बहनें भी मम्मी के साथ ही वहीं पर आ गई। कुछ दिन तो इसी तरह गुजरे। जब पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें पछतावा होने लगा और मम्मी से माफ़ी मांगने लगे और उन्हें किसी तरीके से मनाकर घर वापस लाने के जतन करने लगे। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं था। मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि अब मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ, अब दोबारा इस रिश्ते को जोड़ने का सोचना भी मत। पापा ने लाख कोशिश की उन्हें मनाने की, लेकिन मम्मी किसी तरह से पापा के साथ जाने पर राजी नहीं हुई, और यूं धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया था। ना पापा पलट कर आए और ना ही उन्होंने हमारी कोई खबर रखी। मैं 5 साल की हो गई और मेरी बहन 2 साल की थी जब नानी ने मम्मी का रिश्ता एक जगह पर तय कर दिया। मेरी मम्मी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि पहली शादी के जख्म भरे भी नहीं थे, लेकिन नानी कहने लगी कि शादी के बगैर औरत अकेली इस दुनिया में नहीं रह सकती, और फिर तुम्हारे साथ 2 बच्चियां हैं, तुम्हें तो ज्यादा मुश्किल होगी। इसीलिए अपने लिए ना सही पर अपनी बेटियों की खातिर ही शादी कर लो। नानी की जज्बाती ब्लैकमेलिंग के चलते मम्मी ने न चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ कर दी। जिसके साथ मम्मी की शादी हो रही थी उनका अपना एक बेटा भी था। अभी कुछ दिनों के लिए हम दोनों बहनों को नानी के पास ही रहना था, लेकिन कुछ दिनों बाद मम्मी के साथ अपने घर में चले जाना था, यही तय हुआ था। मम्मी की शादी सादगी के साथ हो गई और वो विदा होकर अपने घर में चली गई। हम दोनों बहनें उस दिन बहुत रोई थीं। मम्मी के साथ जाने के लिए तड़प रही थीं, लेकिन मम्मी अपनी जगह मजबूर थी और हमसे अपना पल्लू छुड़ाकर रोते हुए विदा हो गईं। रोज मम्मी का इंतजार करती थी, लेकिन शादी के बाद मम्मी एक दिन भी घर नहीं आई। एक हफ्ता गुजर गया था। मैं रोज मम्मी का इंतजार करती और नानी से कहती कि मम्मी को बुलवा दें, लेकिन नानी यही कहती कि वो जल्द ही खुद मिलने आएगी, अभी नई नई शादी है, इसीलिए वो उसमें मगन है। हमें इन बातों की समझ नहीं आती थी, लेकिन हम दोनों बहनें चुप कर जाती। एक हफ्ते बाद जब मम्मी घर आई तो उनका चेहरा बुझा हुआ था और उनका व्यवहार भी बड़ा मरा मरा सा था, लेकिन हम दोनों बहनों से मिलकर बहुत खुश हुई थी। और जब मैंने उन्हें पूछा कि मम्मी आप मुझे लेने आए हैं ना, तो मम्मी के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया और वो कहने लगी, हाँ मेरी बच्ची, तुझे लेने के लिए ही आई हूँ। लेकिन ये बात कहते हुए मम्मी के बोल उनकी आंखों का साथ नहीं दे रही थी। मम्मी ने अंदर जाके नानी को बता दिया कि मेरा पति नहीं चाहता कि मेरी बेटियां मेरे साथ रहे। जब आपने उनसे पहले ये बात कही तो फिर उन्हें अब क्या तकलीफ है? मम्मी के इस तरह के सवाल करने पर नानी भी चुप हो गई। उनकी दूसरी शादी के बाद उन पर 2 मुसीबतें आ गई थी। एक तो वो हमसे जुदा हो गई थी और हमें अपने साथ ही नहीं रख सकती थी। दूसरा, अब पराए बच्चे की जिम्मेदारी उनके सर आ गई थी। इस बात के लिए नानी ने अपने दामाद के साथ बात करने की बहुत कोशिश की,
लेकिन उनका यही कहना था कि अभी कुछ वक्त आप बच्चियों को अपने पास रखें। हमारी नई नई शादी हुई है और इस तरह अगर बच्चियां हमारे साथ आ गई तो मेरी पत्नी का ध्यान तो हर वक्त अपनी बेटियों की तरफ ही रहेगा, वो फिर मेरे बेटे के साथ अटैच नहीं होगी। मेरे सौतेले बाप ने अपना फायदा सोचते हुए कहा। उनकी बात भी ठीक थी, लेकिन नानी कहने लगी कि इस तरह बच्चियां बहुत मायूस हो जाती हैं और बाप तो इनका जीते जी दूर हो गया और अब माँ भी उनसे दूर हो गई हैं और छोटी तो वैसे ही माँ के साथ बहुत अटैच थी, अब तो बीमार रहने लगी है। लेकिन मेरे सौतेले बाप ने नानी की किसी बात को नहीं मानी और कुछ वक्त के लिए हमें साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया। यूं तो मेरी उम्र अभी सिर्फ 5 साल की ही थी, लेकिन मैं अब इन बातों को थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी। मुझे इतना अंदाजा हो गया था कि ये अंकल गंदे हैं और मेरी मम्मी को अपने साथ ले गए हैं। नानी उन्हें हमें भी अपने साथ लेकर जाने के लिए कह रही थी, लेकिन वो इस बात की हामी नहीं भर रहे थे। मम्मी की शादी क्या हुई, मम्मी तो अब घर आने से भी गईं। मम्मी कई कई महीने अपनी शक्ल नहीं दिखाती थीं। शायद मेरे सौतेले बाप ने उनके ऊपर कोई पाबंदी लगाई हुई थी। ना जाने क्या वजह थी, लेकिन जब भी मम्मी आती तो उनकी आंखें हमेशा उदास होती और चेहरा बुझा हुआ होता। वो खामोश से आकर बैठ जाती, हम दोनों बहनों को एक तरफ बिठा लेती और छोटे छोटे सवाल करती रहती। हम हर बार मम्मी से यही पूछते कि आप हमें अपने साथ कब लेकर जाएंगी, लेकिन इसके जवाब में मम्मी के पास सिवाय खामोशी के कुछ ना होता। अब तो नानी भी समझ गई थी कि उनसे जल्दबाजी में गलत फैसला हो गया क्योंकि मम्मी की रही सही मुस्कुराहट भी अब गायब हो चुकी थी। मैं अब 6 साल की हो चुकी थी और मैं स्कूल जाती थी। नानी अपने तौर पर हमारा ख्याल रखने की कोशिश करती थी, लेकिन वो खुद बूढ़ी और कमजोर जान थी, उनसे हमारा इतना ध्यान नहीं रखा जाता था। अक्सर तो वह ऊब जाती और कहती कि मैंने तुम दोनों मुसीबतों को अपने सर क्यों डाल लिया है, जाओ अपनी माँ के पास जाओ। और हम दोनों बहनें डर से उन्हें देखती रहती। मैं हर मुमकिन कोशिश करती थी कि मैं अपनी छोटी बहन के छोटे छोटे काम खुद ही करूं और नानी को इन कामों के लिए आवाज़ ना दूं, लेकिन फिर भी मैं खुद छोटी थी। इस वजह से कई काम ऐसे थे जो मैं नहीं कर सकती थी। इन्हीं दिनों में नानी की तबीयत खराब हो गई। मौसम बदल रहा था और नानी को सर्दी लग गई। नानी को निमोनिया ने जकड़ लिया और नानी कुछ दिन हॉस्पिटल में दाखिल रही। मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया था। मम्मी ने तो इसे मामूली सी तबीयत खराब समझ रही थी, लेकिन जब अस्पताल दाखिल होने का पता चला तो वो घर पर आ गई। हम दोनों बहनें घर पर अकेली थीं। नानी अस्पताल में दाखिल थी। मम्मी कभी अस्पताल में और कभी घर में हमारे पास आती। अभी मम्मी को आए हुए 2 ही दिन हुए थे कि शाम के वक्त मेरा सौतेला बाप घर पर आ गया और मम्मी से लड़ाई झगड़ा करने लगा। उनका कहना था कि तुम्हें सिर्फ अपनी बच्चियों और माँ की परवाह है, तुम्हें ज़रा भी फिक्र नहीं है कि मैं और मेरा बेटा किस तरह वहाँ पर रह रहे हैं। हमें खाने पीने की तंगी है, हमें सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं और तुम यहाँ ऐसे आराम से पड़ी हो। हालांकि मम्मी ने उन्हें कहा भी कि मेरी माँ अस्पताल में एडमिट है, मैं यहाँ पर कौन सा ऐश कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने मम्मी की बात को ऐसी हवा में उड़ाया जैसे मक्खी उड़ा रहे हो। मैं खामोशी से उन्हें झगड़ा करते देख रही थी। वो लड़ झगड़ कर मम्मी को ये वार्निंग देकर चले गए कि कल तक घर आ जाना वरना यहीं पर बैठी रहना। उनके जाने के बाद मम्मी सोफे पर गिरकर रोने लगी और मैं खामोशी से उन्हें पहले तो देखती रही, फिर उठकर पानी का गिलास लाकर मम्मी को दिया तो मम्मी ने एक घूंट लेकर मुझे अपने गले से लगा लिया और बिलख बिलख कर रोने लगी। ना जाने कब के रुके हुए आंसू थे, कब का गुबार था जो अब आंसुओं की शक्ल में बह रहा था। मैं चुपचाप मम्मी के गले से लगी रही और मम्मी ने अपने आंसू साफ किए और मेरे बाल ठीक करके कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। तो मम्मी की बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दी। लेकिन उसी रात अस्पताल में तबीयत खराब ज़्यादा होने की वजह से नानी गुजर गईं। मम्मी के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था, क्योंकि एक तो उनकी माँ छिन चुकी थी और दूसरी उनकी बेटियों के सर से बड़ों का साया उठ चुका था। अब हमारे पास कोई भी नहीं था, हम दो अकेली बहनें कहाँ जाती। नानी की मौत की खबर सबको दे दी गई। बारी बारी सब अफसोस के लिए आए। नानी की 13वीं के बाद मेरा सौतेला बाप फिर मम्मी को साथ ले जाने की जिद करने लगा और अब की बार मम्मी ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपनी बच्चियों को इस तरह यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। वो दोनों बहुत छोटी हैं और इस तरह यहाँ पर अकेले नहीं रह सकती हैं। या तो मैं उन्हें साथ में लेकर जाऊँ या फिर मैं नहीं आऊँगी, मम्मी ने बड़ी बेकदरी से मेरे सौतेले बाप से कहा। तो वो मम्मी के तेवर देखकर खामोश हो गए और फिर कहने लगे, ठीक है, बच्चियों का सामान पैक कर लो, इन्हें भी साथ ले चलो। उनकी बात सुनकर मम्मी का चेहरा खिल उठा और हम दोनों बहनें भी खुश हो गईं कि अब हम अपनी माँ के साथ रहेंगे।
मम्मी हम दोनों को अपने साथ ले गई। नानी के घर को ताला लग गया था। मम्मी ने सोचा कि कुछ वक्त के बाद घर को किराए पर उठा दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने किसी बात पर उसे खाली छोड़ दिया था। इस घर में आने के बाद हमें बहुत अजीब सा लग रहा था। वैसे तो ये घर अच्छा और खुला था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हम कैद में आ गए, क्योंकि मम्मी हमें रोकती टोकती रहती, इस चीज को ना छेड़ो, तुम्हारे पापा गुस्सा होंगे, यहाँ पर मत बैठो, ये सोफे तुम्हारे पापा ने अभी कुछ वक्त पहले ही 2 लाख के बनवाए थे। अरे तुम दोनों ऊपर क्यों चली गई, अब सारे गंदे पाँव घर में लगेंगे। हर वक्त मम्मी हमें रोक टोक करती रहती। हम दोनों बहनें बहुत सहम गई थी। मेरा सौतेला भाई जो था वो मुझसे बड़ा था, वो भी हमें बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। हर बात में हमें डांटता रहता था और मम्मी की आंख बचाकर 1-2 लगा भी देता था। शुरू शुरू में मैंने 1-2 बार मम्मी से उसकी शिकायत भी की, लेकिन मम्मी ने मुझे ही समझाया और कहा कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है, अगर कुछ कह भी दे तो सब बर्दाश्त कर लो, यूँ शिकायत करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आता था और हम दोनों बहनों के कभी बाल खींचता और कभी चुटकी काटकर हमें चोट पहुंचाता था। छोटी बहन से तो सहन नहीं होता था और जोर जोर से रोने लगती थी और आसमान सर पे उठा लेती थी। यूं एक दिन मैंने अपने सौतेले भाई की मम्मी से शिकायत कर दी थी। पापा से मैंने कहा था कि भाई मुझे बहुत मारता है, बाल खींचता है, चुटकियां काटता है, आप इसे समझाइए। मेरी बात सुनकर पापा के चेहरे पर गुस्सा फट पड़ा और उन्होंने भाई को कुछ नहीं कहा, बल्कि कुछ देर बाद वो मम्मी के ऊपर भड़कने लगे और कहने लगे कि तुमने ये सिखाया है अपनी बेटियों को। वो मेरे ही सामने मेरे बेटे की शिकायतें लगाती फिर रही हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने तुम लोगों का बोझ उठाया हुआ है, तुम्हें खिलाता हूँ पिलाता हूँ, अच्छी जगह पर रह रही हो, अच्छे कपड़े पहन रही हो, फिर भी एहसान फरामोश हो रहे हो। पापा के जो मुंह में आया वो बोलते चले गए और मम्मी को सुनाते गए। मैं पापा के इस तरह के भड़कने पर सहम गई थी और कुछ तो समझ नहीं आया था कि पापा क्यों नाराज हो रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में आ गई थी कि पापा के सामने कभी भाई की शिकायत नहीं करनी है, वरना डांट मम्मी को ही पड़ेगी। मुझे तो ये नहीं पता था कि पापा क्या काम करते हैं, लेकिन वो सुबह सुबह चले जाते थे, फिर थोड़ी देर के बाद वापस आ जाते थे और फिर शाम को 3-4 बजे चले जाते थे। मम्मी से मैंने एक बार पापा के काम के बारे में पूछा था, जब मैं स्कूल के लिए एक निबंध लिख रही थी जिसमें मुझे अपने परिवार के बारे में लिखना था, तो वहाँ पर पापा के लिए उनके काम के बारे में लिखना था। तो मम्मी ने भी यही जवाब दिया कि मुझे खुद मालूम नहीं कि वो क्या काम करते हैं, लेकिन शायद कोई दुकान है। मम्मी के गोल गोल जवाब से मुझे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन मैंने पापा को एक दुकानदार बना दिया था और निबंध में भी मैंने यही लिख दिया था। इसी तरह सहम सहम कर और भाई की मार खाकर और मम्मी की रोक टोक बर्दाश्त करके हम दोनों बहनें बड़ी होती गईं। अब मैं 16 साल की हो चुकी थी और मैट्रिक में थी, जबकि मुझसे छोटी बहन 13 साल की थी और वह अब भी 8वीं क्लास में थी। मम्मी का एहसान हमारे ऊपर था कि उसने हमें पढ़ाया लिखाया था, वरना शायद पापा की बदौलत वो हमें स्कूल में भी दाखिला ना करवाती। मेरा सौतेला भाई अब कॉलेज में था, लेकिन आजकल के लड़कों की तरह वो भी लफंगे से कपड़े पहनता था और लफंगों जैसी शरारतें करता था और पापा उसे देखकर खुश होते थे और कुछ ना कहते, जबकि मम्मी ने तो उसके मामले में अपना मुंह सी रखा था और हम दोनों बहनें तो कुछ कहती ही नहीं। आज भी हमें उसी तरह तंग करता था जैसे पहले करता था। हमसे अपने काम करवाता, हम चुपचाप उनका काम कर देते, क्योंकि मना करने पर वो पापा से शिकायत लगा देता, जिस वजह से पापा मम्मी पर बहुत भड़कते थे। इसीलिए हम दोनों बहनें चुपचाप उसका काम कर देती। उन्हीं दिनों में मम्मी को छाती पर एक दाना मम्मी ने उसे मामूली सा दाना समझा और घर पर ही पड़ी हुई क्रीम लगा ली, लेकिन कुछ दिनों में वो दाना धीरे धीरे करके बढ़ने लगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लगा। मम्मी ने अब तकलीफ की वजह से घबराकर पापा से बात की, तो पापा ने कहा कि करीबी डॉक्टर से दवाई ले आओ और हो सके तो टीका लगवा लेना। मम्मी ने पापा के कहने पर गली में ही मौजूद एक क्लिनिक से दवा ले ली और इंजेक्शन भी लगवा लिया, लेकिन 3 दिन दवा खाने के बाद भी कोई फर्क ना पड़ा। दर्द बढ़ता ही जा रहा था और दाने का साइज भी बढ़ रहा था। पापा को मजबूरन मम्मी को अस्पताल ले जाना पड़ा। वहाँ पर चेकअप और टेस्टों के बाद पता चला कि मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि अभी तो ये 2nd स्टेज थी। इस वजह से उसका इलाज मुमकिन था। एकदम से घर पर इतनी बड़ी परेशानी हो गई। हम सब हक्का बक्का एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मम्मी तो रो रो कर निढाल हो रही थी, कुछ तो तकलीफ की वजह से और कुछ हम दोनों बहनों को देखकर उनका कलेजा मुंह को आता था। मम्मी ने हम दोनों को पास बुलाकर बहुत कुछ समझाया और कहा कि जो कुछ भी है बेशक ये तुम्हारा सौतेला बाप है, लेकिन हमेशा उसकी बात मानना।
हमने चुपचाप मम्मी की बात सुनी, लेकिन इस ख्याल से दिल कांप उठता था कि मम्मी भी अब हमारे पास नहीं रहेगी। मम्मी की बीमारी के बाद जिंदगी में पहली बार पापा के चेहरे पर मैंने परेशानी और फिक्रमंदी देखी थी। कुछ दिनों बाद मम्मी का इलाज शुरू हो चुका था और अब घर की तकरीबन सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं मम्मी को किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी क्योंकि वो बीमार थी और इस तरह बीमारी के दौरान उठकर काम करने से उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती थी। जबकि मेरा सौतेला भाई मम्मी के ही हाथ का खाना पसंद करता था और वो रोज़ मम्मी से यही फरमाइश करता कि खाना आप बनाया करें। मम्मी को मजबूरन उठकर उसके लिए खाना बनाना पड़ता था, जिससे मम्मी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी और निढाल हो जाती थी और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती। मैंने मम्मी की हालत देखते हुए एक दिन पापा से बात की तो पापा खामोश हो गए। ज़िंदगी में पहली बार पापा ने मेरी बात सुनी और आगे से ना तो मुझे डांटा और ना ही मम्मी को डांट पड़ी। लेकिन बात ये हुई थी कि पापा ने कह दिया था कि मम्मी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन खाना बनाएगी, बाकी दिन ये मेरी ही ड्यूटी थी। मैं खुश हो गई कि चलो इतना तो मम्मी का ख्याल है। मम्मी का इलाज चल रहा था। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर पर भी ध्यान दे रही थी। पापा का ज़्यादातर काम छोटी बहन ही करती थी और उन दिनों में मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि कब मेरी छोटी बहन पापा के साथ इतनी अटैच हो गई कि पापा अक्सर उसे अब अपने साथ बाहर भी लेकर जाने लगे। जब वो घर पर आती तो बहुत खुश होती। पापा उसे भी कपड़ों की शॉपिंग करवाते, कभी उसे आइसक्रीम लेकर देते। वो जब घर पर आते तो हमेशा उनके हाथ में कोई ना कोई बैग ज़रूर होता था जिसमें उसकी मनपसंद चीज़ होती। मैं हैरत से देखती कि पापा इतने कैसे बदल गए, जबकि मम्मी उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर खुश होती। उनका कहना था कि मेरी तो ज़िंदगी अब कम रह गई है, तुम लोगों को अपने पापा के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, क्योंकि अब मेरे बाद तुम लोगों को उनके साथ ही रहना है। इसीलिए मम्मी की बात सुनकर मैं भी चुप कर जाती और कुछ ना कहती। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। पापा छोटी बहन को सुबह अपने साथ ही ले गए। मैंने सोचा यहीं कोई करीब गए होंगे और जैसे पहले 1 आध घंटे में वापस आ जाते हैं, आज भी आ जाएंगे। लेकिन 1 घंटे से 2 घंटे, 2 से 4 और फिर 6-7 घंटे गुजर गए। पापा और मेरी छोटी बहन घर वापस नहीं आए। परेशानी के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने मम्मी से इस बात का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो अपने कमरे में आराम कर रही थी और अगर मैं उन्हें बताती तो शायद मेरी तरह वो भी बेहद परेशान हो जाती। इंतज़ार करते करते शाम हो चुकी थी और शाम को जब पापा घर पर आए तो छोटी बहन भी उनके साथ ही वो बहुत खुश थी। और जब मैंने उसकी खुशी की वजह देखी तो उसके हाथ में काफ़ी सारे नोट थे। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई थी और उससे पूछने लगी कि इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले। तो वो कहने लगी कि ये सब पापा ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि तुम्हारा जो दिल करे वो ले लेना, जो दिल करे वो खाना। लापरवाही से कहती हुई वो सब पैसे लेकर अंदर कमरे में चली गई। मैं उसे सोचती हुई निगाहों से उसे देखती रह गई, लेकिन मुझे न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ तो गड़बड़ है, जैसे छोटी बहन मुझसे कुछ तो छुपा रही है। लेकिन वो क्या बात थी उसका मुझे नहीं पता था। मैंने बहाने बहाने से उससे पूछना भी चाहा, लेकिन उसने मेरी बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था, बल्कि कहने लगी कि क्या दीदी, तुम सवाल बहुत करती हो, जबकि मैंने तुम्हें कह दिया है कि पापा ने वो अपनी खुशी से मुझे दिए हैं, तो फिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? मेरी छोटी बहन ने एकदम झुंझलाकर जब मुझे कहा तो मैं चुप कर गई और यही सोचने पर मजबूर हो गई कि शायद पापा ने उसे वैसे ही दिए होंगे। मेरे पास आजकल मम्मी की टेंशन ही काफ़ी थी, क्योंकि मम्मी की हालत किसी भी वक्त बिगड़ जाती थी और फिर काफ़ी देर तक नहीं संभलती थी। मम्मी के इलाज और दवा पर भी अच्छा खासा खर्च हो रहा था और ये सब पापा ही करवा रहे थे। इस सिलसिले में मैं उनकी एहसानमंद थी कि उन्होंने मम्मी के इलाज में कोई लापरवाही नहीं की थी। लेकिन आजकल मेरी छोटी बहन के बदलते तेवर और पापा के साथ उसका प्यार भरा रवैया मुझे अजीब उलझन में डाल रहा था। उन्हीं दिनों मेरे पेपर शुरू हो गए और मैं सब कुछ भुलाकर अपने पेपरों की तरफ ध्यान देने लगी, क्योंकि मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम थे और मैंने उनके लिए बहुत मेहनत की थी। ये तो मम्मी की बीमारी की वजह से मुझसे पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब मैं सब कुछ भुलाकर पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगी थी और तकरीबन 15-20 दिन मुझे पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिली। उन दिनों में मम्मी ने मेरी काफ़ी हेल्प की और वो उठकर छोटे छोटे काम निपटा लेती थी। हालांकि मेरी अपनी भी कोशिश होती कि मैं मम्मी को ज़्यादा काम न करने दूँ, लेकिन फिर भी पढ़ाई के बोझ की वजह से मैं घर में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। धीरे धीरे करके पेपर ख़त्म हुए। वो सब पेपर बहुत अच्छे हुए थे और मुझे एक बड़े अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी। अब मैंने दोबारा घर की तरफ ध्यान देना शुरू किया।
तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरी छोटी बहन रोज ही पापा के साथ चली जाती थी और सारा दिन गुजार कर शाम को वापस आती। ये बात मेरे लिए किसी हैरत से कम नहीं थी और मैं दबे दबे लफ्ज़ों में मम्मी से इस बात का इजहार भी किया करती थी, जबकि मम्मी का कहना था कि तुम्हारे पापा उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब मैं उन्हें क्या पूछूं और क्या कहूं? अगर पूछूंगी तो वो गुस्सा करेंगे। पहले ही मेरी बीमारी पर उनका बहुत खर्चा हो रहा है, इसीलिए मैं चुप कर जाती हूँ। जबकि तुम्हारी छोटी बहन तो बहुत खुश है और उसे खुश देखकर ही तो मैं चुप कर जाती हूँ। मम्मी की बातें सुनकर मैं भी खामोश हो गई थी। मेरा यही सोचना था कि पापा अगर उसे दुकान पर ले जाते थे तो ये बात मुनासिब नहीं है। मैंने अपनी छोटी बहन से पूछा कि तुम कहाँ जाती हो, लेकिन उसने भी मुझे नहीं बताया और उल्टा मुझसे बदतमीजी करने लगी। लेकिन उसके पास मौजूद इतने ज्यादा पैसे देखकर मैं हैरान रह गई, इसीलिए उसकी बदतमीजी की वजह से मैं खामोश हो गई थी। लेकिन अब मैं खामोशी से हालात का जायजा ले रही थी। मेरा भाई भी सुबह से जाता और रात को वापस आता था। न जाने वह क्या पढ़ता था और कब पढ़ता था। अब तो मैंने एक दो बार सिगरेट पीते हुए भी पकड़ा था, लेकिन बजाय शर्मिंदा होने के वो उल्टा मुझे ही धमकाने लगा कि खबरदार अगर तुमने पापा से इस बात की शिकायत की। मैं खामोश हो गई। मुझे क्या ज़रूरत थी जो मैं पापा से शिकायत करती, वो खुद ही उसे देख लेते। लेकिन एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने पापा और छोटी बहन का पीछा करने का सोचा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं अब उनके ऊपर नज़र रखे हुए थी और जैसे ही सुबह के वक्त पापा से लेकर अपने साथ घर से निकले तो मैं भी मम्मी से ये कहकर बाहर निकली कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ, क्योंकि आजकल मैं ही घर चला रही थी। इसीलिए मम्मी ने मेरी बात सुनकर सिर हिला दिया और मैं चोरी से पापा और छोटी बहन के पीछे चलती हुई आ गई। वो दोनों बाइक पर जा रहे थे। मैंने भी सड़क से रिक्शा ले लिया और उनका पीछा करने लगी। शहर के रास्तों से गुजरते हुए वो लोग शहर से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चले गए। मैं हैरान थी कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है जो ये दोनों रोज इतनी दूर तक आते हैं और फिर इतने पैसे लेकर जाते हैं। मैं उनके पीछे रिक्शे में मौजूद थी। एक जगह पर आकर वो लोग रुक गए और पापा ने मोटरसाइकिल एक जगह पर खड़ी कर दी। मैंने भी रिक्शा रुकवा लिया और रिक्शे में ही बैठकर देखने लगी। पापा मेरी छोटी बहन को साथ लेकर सड़क से उतरते हुए कच्चे रास्ते की तरफ चल पड़े। मैंने रिक्शे वाले को वहीं पर रुकने का इशारा किया और उनकी पीछा करने लगी। वो लोग आगे बढ़ते गए और फिर एक जगह पर जहाँ चौल बनी हुई थी, वो लोग भी वहीं चले और एक खोली में चले गए। मैं हैरान रह गई कि आखिर पापा यहाँ पर क्या काम करते हैं और फिर छोटी बहन को क्यों लेकर आए हैं। अजीब सी सोच मेरे दिमाग में चकराने लगी, लेकिन आज मैं उनकी हकीकत से पर्दा उठाना चाहती थी, इसीलिए मैं भी उनके पीछे चलती गई। और जैसे ही मैंने उस खोली का दरवाज़ा खोला तो देखा सामने ही पापा और उनके अलावा काफ़ी सारे मर्द और छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। वो सब मर्द एक तरफ थे, जबकि दूसरी तरफ काफ़ी सारे बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए थे, जिनमें मेरी छोटी बहन भी शामिल थी। उन सबके हाथों में काफ़ी सारे पैसे थे। ये देखकर मैं हैरान रह गई। पापा ने जब मुझे यूं सबके सामने खड़ा देखा तो बौखला गए और डपटने वाले अंदाज में पूछने लगे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जबकि मैंने पापा से कहा कि पापा ये सब क्या है, आप क्यों मेरी छोटी बहन को रोज़ यहाँ पर लेकर आते हैं? आखिर ये क्या ड्रामा है? मैंने भी उसी अंदाज में उनसे पूछा तो पापा कुछ देर तक खामोश रहे। उतने में पीछे से एक आदमी ने आवाज दी और कहने लगा, अरे यार, तेरे पास तो एक और भी बेटी है, तू इसे भी क्यों नहीं धंधे में ले आता? जब एक इतनी कमाई कर लेती है तो दूसरी भी काफी कमाई कर लेगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे गाल लाल हो गए, जबकि पापा शर्मिंदगी से नजरें झुकाए हुए थे। मैंने उस आदमी से पूछा, कैसा धंधा? तो वो कहने लगे, मांगने का काम। यहाँ से बच्चे रोज सुबह शहर के कुछ सिग्नल्स पर और बाजारों में मांगने के लिए जाते हैं और शाम तक उनके पास हजारों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। तुम्हारा बाप हमारा सरदार है, हमारे ग्रुप का हेड है, इसीलिए सारी रकम उसके पास जमा होती है और ये सबको उनके हिस्से के मुताबिक रकम दे देता है। ये हकीकत जानकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे उस वक्त पापा से नफरत सी हो गई। मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसे घसीटकर अपने साथ लाने लगी, लेकिन वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मेरे एक जोरदार थप्पड़ ने उसे चुप करवा दिया और वो खामोशी से मेरे साथ चलती आई। पापा भी झुके हुए कंधों से मेरे साथ चलते आए। मैंने बाहर खड़े रिक्शे में अपनी बहन को बिठाया और खुद भी उसके साथ बैठकर घर की तरफ चली आई। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा था कि पापा एक पेशावर भिखारियों का ग्रुप चलाते थे और मेरी बहन भी उसी ग्रुप में शामिल थी। मेरा दिल कांप उठता था। न जाने पापा ये काम क्यों करते थे और उन्हें शर्म भी नहीं आती। मेरी बहन को भी उन्होंने इस धंधे में शामिल कर लिया था। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी
और असल चिंता तो मुझे मम्मी की हो रही थी। जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी। मैं अपनी बहन को घर लेकर आई तो मम्मी ने मुझसे पूछा कि तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी और ये छोटी तुम्हें कहाँ मिली। मम्मी के पूछने की देर थी कि मैं एकदम फट पड़ी और मम्मी को सारी हकीकत बता दी। लेकिन ये देखकर मैं चौंक गई थी कि मम्मी को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। उनका इतना ठंडा रवैया देखकर मैंने उनसे पूछा कि मम्मी, क्या आपको पहले से इस बारे में पता था? तो मम्मी ने हाँ में सिर हिला दिया और कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ। मुझे शादी के शुरू के दिनों में ही तुम्हारे पापा ने खुद ही बता दिया था। अब तुम ही बताओ। उनके पास और कोई काम नहीं था। दुकान के ऊपर कर्जा चढ़ गया था जिसकी वजह से उन्हें वो छोड़नी पड़ी। इसीलिए उन्हें बहुत नुकसान हुआ। फिर उन्हें किसी ने इस काम के बारे में बताया तो वो भी झिझकते हुए इसमें शामिल हुए और फिर इस काम में इतनी कमाई देखी तो उन्होंने इस काम को अपने पेशे के तौर पर अपना लिया। फिर वो तुम्हारी बहन को साथ लेकर जाने लगे तो उनका यही मकसद था कि इससे जो भी पैसे मिलेंगे वो मेरी बीमारी पर खर्च होंगे। मैं भी इसीलिए चुप हो गई और कुछ नहीं कहा। मैं जानती हूँ इस बात से बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन यही सच है। मम्मी ने दबे हुए आवाज में मुझे सब कुछ बता दिया, पर मेरे लिए इस हकीकत को अपनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक बात मैंने पापा और मम्मी से साफ साफ कह दिया कि आज के बाद मेरी छोटी बहन को इस काम में ना घसीटे। आपको ये काम करना है तो शौक से करें, लेकिन मेरी छोटी बहन को इस काम से दूर रखें। पापा ने भी मुझे इस बात की यकीन दिला दिया था कि वो आइंदा उसे लेकर नहीं जाएंगे। अब इतने बरस गुजर जाने के बाद मैं एक डॉक्टर बन चुकी थी। माँ का इलाज होने की वजह से वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और मेरी छोटी बहन अब मेरे नक्शे कदम पर चलते हुए डॉक्टरी पढ़ रही है। अब पापा बूढ़े हो चुके हैं और उन्होंने वो काम छोड़ दिया था। अब दोबारा से अपनी दुकान संभाल ली थी। पापा का बेटा तो न पढ़ सका और ना ही किसी कामकाज पर लग सका। वो कभी कभार बस दुकान चला जाता था। लेकिन पापा जब भी मुझे कामयाब देखते तो उनकी आंखों में फक्र की चमक मुझे साफ महसूस हो जाती है और यही बात मेरा मान बढ़ाती है। मम्मी और पापा अब लड़ाई झगड़ा नहीं करते और घर में सुकून से रहते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।